नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के एक परिवार एक टिकट वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि कांग्रेस पर लंबे समय से परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं और अब देखना होगा कि पार्टी इस बयान पर कितना अमल कर पाती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा बयान देने से पहले कांग्रेस नेतृत्व राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से भी विचार विमर्श किया जाना था। खजान दास ने कहा कि आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा कि ये बयान केवल बयानबाजी है या वास्तव में इसे लागू किया जाएगा। अब मुझे लगता है कि ये तो कितने दिन तक ये बयान चलता है, धरातल में कितना उतरता है तो भविष्य पर निर्भर करता है। मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस के अंदर की कभी ये भावना रही होगी, और कांग्रेस का अगर पहले है तो उसको देखते हुए माननीय सोनिया जी और माननीय राहुल गांधी जी से पहले और माननीय प्रियंका गांधी से पहले बातचीत कर लें, उसके बाद आगे। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल से शुरू हो रही है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में 20 रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए जा रहे हैं ताकि पंजीकरण में किसी भी तरह की परेशानी न हो। 19 अप्रैल से शुरू हो रही विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। राज्य के मुख्य पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हर साल तीर्थयात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लिहाजा सभी को बेहतर सुविधाएं देने और यात्रियों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस वर्ष भी बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही है। चारधाम यात्रा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है हमारी, क्योंकि ये लाइफलाइन है राज्य की, देवभूमि की, और चार धामों की यात्रा से बहुत बड़ी आर्थिकी हमारी चलती है। हम पूरी तरह से चारधाम यात्रा के लिए तैयार हैं। सड़क मार्ग भी अच्छे हों, अन्य व्यवस्थाएं भी अच्छी हों, परिवहन व्यवस्थाएं हैं, आवास है, पेयजल है, और पुलिस व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था है, सभी व्यवस्थाएं अच्छी हों। और इसीलिए मैंने ये भी तय किया है कि मैं स्वयं पहले भी कई समीक्षाएं मैं कर चुका हूँ अलग अलग स्थानों पर, और कल मैं स्वयं रुद्रप्रयाग में जाऊंगा, वहाँ से लेकर गुप्तकाशी तक और अन्य मार्गों को भी बीच में देखता रहूंगा। हमारा प्रयास है कि सभी सड़कें भी दुरुस्त हों, अन्य व्यवस्थाएं भी अच्छी हों, और उत्तराखंड पूरी तरह से चारधाम यात्रा के लिए तैयार है। चारधाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं से, सभी यात्रियों से मैं कहना चाहता हूँ कि हर दृष्टि से पूरी तरह से हमारा राज्य चारधाम यात्रा के लिए तैयार है। 19 अप्रैल से यात्रा का विधिवत आगाज होगा और इन दिनों गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। ऐसे में हरिद्वार से लेकर पर्वतीय जिलों तक तैयारियां अंतिम चरण पर पहुंच गई हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ऋषिकुल मैदान पर 20 ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर स्थापित किए जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है। कि हमारे जनपद में हरिद्वार में ऋषिकुल में एक हम व्यवस्था बना रहे हैं जहाँ पर पूर्व वर्ष की भांति 20 काउंटर्स लगाए जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन के, और उसके बाद यात्री रजिस्ट्रेशन करा के आगे अपने गंतव्य की ओर जा सकते हैं। उस रजिस्ट्रेशन काउंटर के साथ ही वहाँ पर ग्रीन कार्ड की फैसिलिटी के लिए हेल्प डेस्क और साथ ही स्वास्थ्य चेकअप आदि की सुविधाएं भी हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि प्रशासन का फोकस इस बार यात्रा को व्यवस्थित, सुरक्षित और सुगम बनाना है, जिसके लिए ट्रैफिक, पार्किंग, स्वास्थ्य सेवाएं और भीड़ प्रबंधन को लेकर विस्तृत प्लान तैयार किया गया है। डीएम ने बताया कि व्यापारियों, होटल संचालकों और अन्य हितधारकों के साथ कई दौर की बैठक हो चुकी है और समन्वय स्थापित किया जा चुका है, ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। देखिए, इसमें पूर्व वर्षों की भांति 20 काउंटर लगाए जा रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको बढ़ाया भी जाएगा। जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, भले वो होटल एसोसिएशन हो, व्यापार हो, या फिर हमारे जो टैक्सी और अन्य जो भी व्हीकल्स के हों, उन सभी के साथ एआरटीओ और सिटी मजिस्ट्रेट, इसके साथ ही जो भी एलपीजी का जो अभी स्थिति है उसको लेकर भी बैठक की गई है। सभी जगह लोगों को डायरेक्शंस बता दिए गए हैं, और हमारी पूरी प्लानिंग यही है कि जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको किसी भी स्थिति में किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। और हमारे सभी स्टेक होल्डर्स के साथ हम लोग ऐसे हमने मेजर्स लिए हैं जिससे कि चारधाम यात्रा बहुत ही आराम से यहाँ से आगे बढ़ सके। हरिद्वार जिला प्रशासन का दावा है कि इस बार बेहतर प्रबंधन के साथ श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी।
उत्तराखंड में निजी स्कूलों की मनमानी पर अब राजनीति शुरू हो रही है। देहरादून में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव किया और गंभीर आरोप लगाए। देहरादून में निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी के खिलाफ महिला कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के सरकारी आवास का घेराव करने की कोशिश की और जमकर नारेबाजी भी की। देखिए, पूरे देश में खासतौर पर उत्तराखंड में शिक्षा का व्यापारीकरण भाजपा की सरकार कर रही है। सत्ता में बैठे हुए लोग आज बच्चों से जो उनके शिक्षा का अधिकार है उसको भी छीनना चाह रहे हैं। एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ बच्चों की स्कूल की फीस इतनी ज्यादा बढ़ा गई है। बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम पे लूट मची हुई है। क्वार्टरली बच्चों को फीस जमा करने के लिए एडवांस फीस जमा करवा रहे हैं। जब प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि निजी स्कूल एडमिशन फीस और मासिक शुल्क में लगातार बढ़ोतरी कर अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डाल रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर लगाम लगाने में विफल रही है। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को आवास के आसपास जाने से रोक दिया है। जो व्यक्ति है जिसका बच्चा पढ़ रहा है उसकी सैलरी महीने में एक बार आ रही है। किताबें कॉपी आपने कंपलसरी कर दी कि स्कूल मैनेजमेंट से ही लेनी है, और जो किताबें कभी 2000-3000 की आती है वो 7-8 की इसका स्कूल मैनेजमेंट बेच रहा है। ड्रेस महंगी बेच रहा है और इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल इस सरकार का नहीं है, क्योंकि ये कमीशन खोरी है। उनके पास शिक्षा के नाम पे उनके पास कमीशन जा रहा है और वो बच्चों को उसके वजह से बच्चों को और बच्चों के माता पिता को हरासमेंट करने का काम कर रहे हैं। विरोध के तौर पर महिला कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री का प्रतीकात्मक रूप सामने बैठाकर फीस और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर सवाल भी उठाया। दरअसल राजधानी में कई निजी स्कूलों से मनमानी खबरें लगातार सामने आ रही है, जिससे अभिभावक परेशान हैं। इस बार इसे लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इस मामले को गंभीरता से लेती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जिसका दावा है कि राज्य तेजी से तरक्की कर रहा है। और इन सब के बीच तस्वीरें ऐसी सामने आ रही है जो दावों पर बड़ा सवाल करती है। इस रिपोर्ट में देखिए। आकस्मिक रूप से तो कहीं इस तरह की घटना होती नहीं है, तो वो 2-4-5 दिन पहले से पता होता है कि यहाँ इस तरह की व्यवस्था चाहिए। तो ये सीधे तौर पर शासन प्रशासन की अगर लापरवाही है तो शासन प्रशासन को दुरुस्त किया जाए। बात इस बार की नहीं है कुंवर चपेंद्र सिंह। अब मामला सरकार के संज्ञान में आ गया है और सरकार इसे लेकर गंभीर है। बातें सुनी जा रही हैं और अब सुनकर थक भी गई हैं। सच्चाई तो यह है कि इससे पहले भी कई बार इसी गांव की ओर से ये तस्वीरें सामने आई हैं और मीडिया की सुर्खियों में बन चुकी है। बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। सच्चाई तो ये है कि आप जैसे ही नेता पहले भी कई बार दलीलें दे चुके हैं। ये एक चिंतनीय विषय है। ये सरकार के संज्ञान में ये मामला आया है और शासन प्रशासन से इसकी रिपोर्ट तलब की जा रही है। वास्तव में जो सुदूरवर्तीय क्षेत्र कई जगह ऐसी हैं जहां कुछ विकास कार्य सड़कों को लेकर या स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कहीं ना कहीं अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, ऐसी सूचनाएं सरकार के पास है और उन अधिकारियों की भी मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। क्षेत्र में शासन प्रशासन को भी सख्त निर्देश हैं। दरअसल चमोली के ज्योतिर्मठ के दुरुस्त गांव डुमक आज भी सड़क मार्ग से जुड़ नहीं पाया। कई बार ग्रामीणों ने महीनों तक धरना प्रदर्शन दिया, लेकिन डबल इंजन के सरकार होने के बाद भी इन ग्रामीणों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। गांव तक सड़क नहीं होने की वजह से गांव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इस बार ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना ना हो और जहां स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है वहां उन स्वास्थ्य सेवाओं के दृष्टिगत वहां कुछ मॉनिटरिंग का शासन प्रशासन ऐसा सिस्टम बनाए कि जहां एकदम आकस्मिक रूप से तो कहीं इस तरह की घटना होती नहीं है, तो वो 2-4-5 दिन पहले से पता होता है कि यहाँ इस तरह की व्यवस्था चाहिए। तो ये सीधे तौर पर शासन प्रशासन की अगर लापरवाही है तो शासन प्रशासन को दुरुस्त किया जा रहा है। गांव की 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला जशोदा देवी बीमार पड़ चुकी है, तो गांव के लोग
महिला को डंडी कंडी के सहारे तकरीबन 8 किलोमीटर दुर्गम रास्तों पर पैदल चलकर मुख्य मार्ग तक पहुंचे, जहां से यशोदा देवी को अस्पताल पहुंचाया गया। जब भी गांव में कोई बीमार पड़ता है तो इसी तरह मरीज को अस्पताल पहुंचाया जाता है और ये ग्रामीणों की मजबूरी बन गया है। अब बीजेपी के नेता ने फिर से भरोसा दिया है कि जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। चारधाम यात्रा को लेकर डीएम सविन बंसल ने ऋषिकेश स्थित चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। डीएम ने यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली, पेयजल, सफाई व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण और सुरक्षा इंतजामों को समय रहते दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी है कि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। चारधाम में हमारे लाखों श्रद्धालु हमारे राज्य में अपनी आस्था से आते हैं और उनका मेमोरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो हमारी बेसिक सुविधाएं हैं, राइट फ्रॉम सैनिटेशन, फूडिंग, रजिस्ट्रेशन, स्टे अरेंजमेंट्स, क्यूइंग और जो उनका गंतव्य स्थान तक जर्नी है, ये हमारा दायित्व है कि उसको हम कितना सुगम बना सकते हैं। तो उसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के इसमें सतत निर्देश हैं कि माइन्यूट मॉनिटरिंग शासन लेवल पे करनी है, उनकी लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी इंश्योर करनी है और हम जितना उनका रिटेंशन टाइम क्यूइंग का कम कर पाएँ, काउंटर्स जितने लगा पाएँ और हम राउंड द क्लॉक अपनी सर्विसेज दे पाएँ, वो यथासंभव हमको प्रयास करना है। नैनीताल के मल्लिताल स्थित बोट हाउस क्लब पार्क का इन दिनों कायाकल्प किया जा रहा है। नगर पालिका की ओर से जीर्णोद्धार कार्य पूरे करने के बाद ये पार्क देवभूमि रजत पार्क के रूप से पहचाना जाएगा। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा के मुताबिक लगभग 48.69 लाख रुपए की लागत से पार्क को आधुनिक और सांस्कृतिक रूप देने के लिए इसमें कई सुविधाएं जोड़ी जा रही है। वर्तमान में 50% कार्य संपन्न हो चुका है। संबंध में अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा ने कहा कि मई में सभी निर्माण कार्यों को पूरा कर पार्क को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। बोट हाउस क्लब के सामने जो हमारा पुराना जीर्ण शीर्ण पार्क था, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत पूरे उत्तराखंड में सभी जगह विभिन्न निकायों में की जा रही है। इसको भी जो है रजत जयंती पार्क के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है, जिसमें 50 लाख रुपए राज्य सरकार दिया गया, लगभग हमारा 55 लाख रुपए खर्च होगा, जो हम अगर इसी सीजन में कोशिश करेंगे, इसी सीजन में पर्यटकों को हम लोग उसको उपलब्ध करा दें। में विशेष सुविधाएं तो ये है कि रजत जयंती पार्क जो कि हमारा उत्तराखंड राज्य बना, रजत जयंती की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पर टूरिस्ट के लिए एक तो घूमने का, बैठने का और थोड़ा सा उसमें क्वेस्ट लगा करके उनको सूक्ष्म जलपान तक की व्यवस्था की जा रही है। विकासखंड लोहाघाट के नगर पालिका सभागार में जनगणना 2027 के तहत 3 दिनों तक चलने वाले प्रणक और सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रशिक्षण में बाराकोट, लोहाघाट और पाटी तहसीलों के 50 प्रणकों और सुपरवाइजर प्रतिभाग कर रहे हैं। मुख्य फील्ड प्रशिक्षक डॉक्टर कमल गहतोड़ी ने कहा कि जनगणना आयुक्त भारत सरकार के निर्देश अनुसार पहले चरण में मकान सूचीकरण और भवन गणना आगामी 25 अप्रैल से शुरू हो रही है। इसके लिए स्वगणना का कार्य भी वर्तमान में जारी है। पहले फेरे में कुल निर्धारित 34 प्रश्नों पर प्रतिभागियों को उनकी विभिन्न शंकाओं के समाधानों पर सैद्धांतिक, व्यावहारिक और अभ्यास आधारित गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जनगणना 2027 का जो प्रशिक्षण अभी जारी है, उसमें हम सभी जानते हैं कि जनगणना 2027 का जो काम है वो 2 चरणों में पूरा होना है। अभी पहले चरण मकान सूचीकरण और भवन गणना का काम शुरू हो रहा है, तो उसमें हमारे पहले फेज़ का प्रशिक्षण अभी प्रारंभ हो गया है जनपद में, और प्रत्येक तहसील में और प्रत्येक विकासखंड में ये प्रशिक्षण जारी है। तो इन प्रशिक्षणों में हम प्रगणकों और सुपरवाइजरों को
3 दिन का गहन प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि वो जब फील्ड में जाएंगे तो उनको किसी प्रकार का कोई शंका वहाँ पे न रहे और किसी भी शंका के समाधान के लिए वो हमसे किसी भी समय चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं इन प्रशिक्षणों के माध्यम से। जैसा कि आप सभी को विदित है, जनगणना 2027 में होनी है, जो 2 चरणों में होनी है। पहले चरण में मानक जो हमारे हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स हैं उनमें जाके मकान गणना होनी है, जिसका प्रशिक्षण 13 तारीख से नगर पालिका परिषद कोहराघाट में हो गया है। और इसमें हम जो भी हमारे प्रगणक और सुपरवाइज़र हैं उनको फील्ड ट्रेनर के थ्रू ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो एक गहन प्रशिक्षण होना है, क्योंकि इनका जो काम है वो काफ़ी क्रूशियल है, घर घर में जाके मकान गणना करना। और क्योंकि इस बार पहली बार जो जनगणना है वो डिजिटलाइज होनी है, तो हम जो डिजिटल इसमें भारत सरकार की तरफ से बनाए गए पोर्टल हैं उसमें भी इनको हैंड्स ऑन करा रही हैं और बाद में इनको फील्ड में भी ये प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि आने वाले टाइम पे जो ये फील्ड में जाके गणना करेंगे वो एक सफल रूप से हो सके। हरिद्वार में जनगणना 2027 के कार्यों में धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कड़ी नाराजगी जताई है। जिला आपदा कंट्रोल रूम में समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने हाउस लिस्टिंग ब्लॉक यानी HLB से जुड़े सभी कार्य 18 अप्रैल 2026 तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं जनगणना के पहले चरण के कार्य 25 अप्रैल से 5 मई के बीच अनिवार्य रूप से पूरा करने को कहा गया है। साथ ही एग्रीस्ट्रेक के तहत आधार सीडिंग, CDS और किसान रजिस्ट्री जैसे कार्यों की भी समीक्षा की गई और इन्हें तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में डीएम ने उप जिलाधिकारी और तहसीलदारों को लंबित राजस्व वादों के जल्द निस्तारण के भी निर्देश दिए हैं। जनपद में जो सेल्फ एन्यूमरेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आगे 25 तारीख से जो हमारी हाउस काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी सेंसस की, उसको लेकर सभी चार्ज ऑफिसर्स की, SDMs की और नगर निगमों की बैठक की गई थी। जो प्रगति है उसको कैसे और बेटर कर सकते हैं और साथ ही ट्रेनिंग जो हमारे एन्यूमरेटर्स की, सुपरवाइजर्स की होनी है उसका प्लान बनाया गया है। सभी अधिकारियों को सेंसस की जो पूरी प्रक्रिया है उसको संवेदनशीलता के साथ और सिंसियरिटी के साथ कंप्लीट करने के लिए डायरेक्शन दी। नैनीताल के रामनगर के जंगलों में वन्य जीवों में संघर्ष हो गया है। आपसी संघर्ष में घायल हुए एक बाघ को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर इलाज के लिए सेंटर भेजा है। बाघ की हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन चिकित्सकों की टीम लगातार निगरानी में जुटी है। जानकारी के मुताबिक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग की बैलपड़ाव रेंज में गश्त के दौरान वन कर्मियों को एक बाघ घायल अवस्था में दिखाई दिया। बाघ की हालत देखकर तुरंत इसकी सूचना उच्च अधिकारी को दी गई। इसके बाद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की मेडिकल टीम मौके पर पहुंची। वरिष्ठ वन्यजीव चिकित्सा अधिकारी और उनकी टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बाघ को ट्रैंकुलाइज किया और सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर पहुंचाया, जहां फिलहाल उसका इलाज जारी है। आस्था और भक्ति के नाम पर आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन उत्तराखंड के दिनेशपुर से जो तस्वीर सामने आई है वो आपको हैरान भी करेगी और थोड़ा विचलित भी करेगी। इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें उधम सिंह नगर के दिनेशपुर की है, जहां चड़क पूजा के दौरान 8 शिव भक्तों ने 2 पालियों में अपनी पीठ पर मछली पकड़ने वाले बड़े कांटे चुभाए और फिर खुद को चड़क झूले से बांधकर हवा में ऊंचाइयों पर झुलाया। नीचे खड़े हजारों लोग दांतों तले उंगली दबाए इस मंजर को देखते रहे, लेकिन इन भक्तों के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। आज 15 साल से हम करके आ रहे हैं। चड़क पूजा 1 महीना का व्रत है, सारा दिन व्रत रहना है, कोई फल फूल जल, खाली जल के ऊपर रहना है। लास्ट में थोड़ा पत्थर सब को खाते हैं, बाकी उसी के भोले बाबा के नाम से कुछ काम करते हैं, उसी के नाम से भिक्षा मांगते हैं। 9 बजे 9:30 बजे भोजन बनाते हैं, थोड़ा प्रसाद वही लेते हैं। जय बाबा तारकनाथ, जय बाबा तारकनाथ। फिर नील पूजा, गौरी माँ की पूजा, शिव पूजा जो होता है गौरी मैया का, शिव पूजा ये शादी करके जो हम लोग कराते हैं, फिर कांटा साफ करके आते हैं, फिर नील पूजा, अब है चड़क पूजा।
ये 15 साल पहले से होके आ रहा है। आप लोगों को सबको पता है, आप लोगों को सबका साइज होगा और सबका साइज होने चाहिए। दरअसल ये पूरा महीना भगवान शिव की कठिन साधना का होता है। भक्त पूरे चैत्र माह उपवास रखते हैं, लेकिन महीने के अंत में अग्नि परीक्षा बाकी होती है। इन हैरतअंगेज करतबों में नंगे पैर, धारदार हथियार पर चलना और खरबूजे के ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर नृत्य करना शामिल है। मन की भोले बाबा की कृपा, मन की आशा है हमारी। हम जो भोले बाबा से बोलते, जो करते, पूरा मनोकामना पूरी हो जाती है। हर दुख हर कष्ट भोले बाबा पूरा अपने देखते, हर दुख का साथ देते। कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, बस भोले बाबा का नाम लीजिए। हर हर महादेव, हर हर। श्रद्धालु कहते हैं कि ये हमारी पूर्वजों की परंपरा है। हम पूरे महीने शिव की आराधना करते हैं। अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो हमें इन कांटों से दर्द नहीं होता। महादेव हमारी रक्षा करते हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यदि पूजा या समाधान के साथ ही साथ साधना में कोई कमी रह जाए तो इन कर्तव्यों के दौरान अनहोनी होती है। ये आज सड़क पूजा है और इस सड़क पूजा में जो है पूरा महीना सन्यास लेके लोग जो सन्यास लेते हैं वही लोग जो है यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। एवं इसमें सड़क पूजा का महत्व है कि ये पूरे महीना भर सन्यास लेके अनाहार रह के साल के अंत में, चैत महीना के अंत में ये पूजा होता है। और इसमें जो है सन्यासी लोग अपने पीठ में जो बसी का वो लगा के पूरा घूमते हैं। और जो है अगले दिन जो होता है वैशाख महीना का हमारे जो है पहला साल का पहला वैशाख होता है। लेकिन जाने वाले जो साल होता है इसमें इस पूजा के माध्यम से सबको जो है इस पूजा के माध्यम से सब लोग भक्ति भाव से इस साल को विदा करते हुए नए साल की आगमन का आह्वान करते हैं। और दूसरी बात, दिनेशपुर में ये जो सड़क पूजा होती है कई जगह होती है, बड़े भीड़ के साथ ये पूजा अर्चना होती है। और पूरे महीना सन्यास लेके अनाहार रह के शिव जी की पूजा करते, शिव पार्वती की। विज्ञान की नजर में ये बेहद जोखिम भरा और जानलेवा हो सकता है, लेकिन दिनेशपुर के इन लोगों ने सदियों पुरानी ये परंपरा आज भी जीवंत रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।